वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस विषय के 20 प्रीवियस क्वेश्चंस और ये हमारा पीवाईक्यू सेट नंबर 9 रहने वाला है। और आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हमने लिए हैं आपके 7 फरवरी 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के, यानी कि जो 9 से 10 बजे के बीच में हमारा फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, वहां से हमने 20 क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो अधिकतर ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे जहां पर गेम होगा, उससे संबंधित ट्रॉफी होगी और उससे संबंधित खिलाड़ी होंगे। तो ये एसएससी का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है, तो ऐसे प्रश्न आपको लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा क्रिकेट से, दूसरा है हॉकी से, तीसरा है फुटबॉल से और फोर्थ विकल्प है बास्केटबॉल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। तो सुल्तान जोहार जो कप है किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। इसमें आप एक और जोड़ लेना महत्वपूर्ण शब्दावली उस खेल से जुड़ी हुई। तो खेल, उसकी जुड़ी हुई ट्रॉफियां, खिलाड़ी और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावलियां, तो ये परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। तो सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शेल, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है बलुआ पत्थर और फोर्थ विकल्प हो जाएगा क्वार्टाजाइट। तो साथियों करेक्ट आंसर है हमारा क्वार्टाजाइट। क्या है? तो यह कायांतरित चट्टान है। अच्छा, कायांतरित चट्टान क्या होती है साथियों? तो मान लो आपने देखा हो यहाँ पर कोई चट्टान है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस पर बारिश होती है तो ये टूटती है बारीक बारीक, फिर हवा भी चलती है तो इसका क्षरण करती है और फिर दूर जाकर फिर से जमने लग जाती है। तो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गई तो कायांतरित होकर यहाँ पर किसी और रूप में थी और यहाँ पर किसी और रूप में आ गई, तो वही होता है कायांतरित चट्टान। या कभी कभी होता है कि यहीं कहीं टूट के भी ये इनका अपना रूप बदल लेती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो साथियों वो है क्वार्टज, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो हमारा टोटल कितने 11 मौलिक कर्तव्य है, तो वहां पर हमें देखना है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो फर्स्ट विकल्प हमारा अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। किसके? अधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट्स वकील होते हैं उनके लिए। दूसरा है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तीसरा विकल्प है पुरुष की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना और फोर्थ है ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो साथियों यही हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी सभी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या हो? उनके सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे कि सती प्रथा हो गई, फिर आपका हमारा हलाला हो गया, इसके अलावा फिर देवदासी प्रथा, ठीक इसी प्रकार से। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी इस्लाम में जो है 3 तलाक वाला सिस्टम था, तो वो महिलाओं के खिलाफ था, बस तलाक तलाक बोलने से तलाक हो जाता था। तो ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था में हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी, जिसको हम तृतीय सेक्टर भी बोलते हैं, इस प्रकार से सेक्टर बटे होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो फर्स्ट विकल्प हमारा कपड़ा बुनना, दूसरा है ऑटोमोबाइल का निर्माण करना, तीसरा है मत्स्य यानी मछली पालन और फोर्थ है हमारा भंडारण। तो साथियों करेक्ट आंसर है भंडारण यानी कि स्टोरेज करना। तो जो अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 भंडारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा की विधानसभा के सदस्य नियुक्त हुए? तो साथियों 2022 के करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा 2024 में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर हम करंट हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो वहाँ पर साथियों अलग अलग जो विधानसभा अध्यक्ष बने वो हम देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपके विधानसभा अध्यक्ष बने हैं रमन सिंह, मध्य प्रदेश में आपके विधानसभा अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान में आपके विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी, तेलंगाना में आपके नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं गद्दम प्रसाद कुमार और मिजोरम राज्य में आपके नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं लालबिया जामा। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये 5 राज्य के विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि
विधानसभा सदस्य तो काफ़ी नियुक्त हुए, जैसे एमपी में 230 विधानसभा सीटें, तो 230 विधानसभा सीटें हैं, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी एक कर्णपुर सीट से शायद राजस्थान में हमारा उपचुनाव हुआ है, तो आप उसका रिजल्ट देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है, तो जिसको हम बिना बुझा चूना बोलते हैं, वो कैसे निर्मित होता है। तो फर्स्ट विकल्प है कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दोहरे अपघटन के कारण। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन के द्वारा। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन के द्वारा। और फोर्थ है तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा। तो करेक्ट आंसर साथियों तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा क्या होता है, हमारा अनबुझा चूना प्राप्त होता है। तो विकल्प 4 बिल्कुल करेक्ट है, और आज हमारे सेट में लिखते हैं विकल्प 4 ही सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माघ बिहू, दूसरा है भोगाली बिहू, तीसरा है बोहाग बिहू और फोर्थ है कोंगाली बिहू। अच्छा, बिहू किस राज्य में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको हम असम राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर, असम राज्य में इसको हम बिहू को सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बोहाग बिहू। क्या रहेगा, हमारा बोहाग बिहू है। इसका एक और अन्य नाम क्या है, तो वो है रोगाली बिहू। विकल्प तीसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य की बात हो रही है, यहाँ पर चेराव की बात हो रही है, तो ये कौन सा राज्य से संबंधित है। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उड़ीसा से, दूसरा है बिहार से, तीसरा है मिजोरम से और फोर्थ है गोवा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य से। कहाँ से, तो मिजोरम से कौन सा लोक नृत्य जुड़ा हुआ है, वो चेराव जुड़ा हुआ है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, समझ में नहीं आएगा लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर लेंगे हम। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां, तो फर्स्ट ऑप्शन है मौजूद सब परिसंपत्तियां, दूसरा है देयताएं, तीसरा है हिस्सेदारी और फोर्थ ऑप्शन है बहिर्ऋण। साथियों निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां देयताएं, क्या है, परिसंपत्तियां देयताएं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा देयताएं। अभी प्रश्न थोड़ा टफ है, इसकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी निवल मूल्य बराबर क्या है, परिसंपत्तियां देयताएं, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था। तो आप ऐसे ही 2023 के और 2024 के बाद याद रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण निधन वगैरह जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनके परीक्षा में पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का निधन अक्टूबर 2022 में हो गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है विजय कश्यप, दूसरा है नारायण दत्त तिवारी, तीसरा है मुलायम सिंह यादव और फोर्थ है कल्याण सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुलायम सिंह यादव। तो साथियों इनका निधन अक्टूबर 2022 में हो गया था और उत्तर प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, साथ पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही जो एसपी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, उसके संस्थापक भी हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अब हालांकि अखिलेश यादव हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। क्या है, गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सवर्ण और ब्राह्मण, दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जिसको हम एससी और एसटी बोलते हैं, फिर तीसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और फोर्थ है ब्राह्मण और अनुसूचित जाति। हालांकि साथियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछने चाहिए। तो भारत में कौन से दो सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, तो वो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, यानी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। तो चालुक्य नरेश का हमें नाम बताना है, कौन थे जिन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया था। इन्होंने साथियों नर्मदा नदी को पार कर लिया था। आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, ऊपर विंध्यास के पहाड़ हैं और नीचे सतपुड़ा के पहाड़ हैं, और इनके बीच में से नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट बहती हुई आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे जियोग्राफी देख ली हमने। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने रोक दिया। तो फर्स्ट विकल्प है पुलकेशिन द्वितीय ने, दूसरा है समुद्रगुप्त प्रथम ने, तीसरा है चंद्रगुप्ता ने और फोर्थ है हमारा समुद्रगुप्त द्वितीय ने। तो करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द सेकंड ने हर्षवर्धन को रोक दिया था नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने के लिए। तो विकल्प एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण यानी कि डी
डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था उनका। तो फर्स्ट है 500 और 1000 का, दूसरा है 100 का और 1000 का, दूसरा है 500 और 1000 का, तीसरा है 500 का और 50 का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा 500 और 1000 का। यहाँ पर मैं 100 की जगह 1000 बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। तो 2016 में आपसे पता है साथियों 8 अक्टूबर के दिन हुआ था ये। इसमें 500 के और 100 के नोट बंद कर दिए गए थे और अब हाल फिलहाल में 2000 का नोट भी बंद हो गया है ना। चलिए, तो तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि भारत की जो करेंसी नोट है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किस नोट की है, तो हमारे 500 के नोट की, क्योंकि 1000 का पहले ही बंद हो गया है और 2000 का अब बंद कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ी वैल्यू वाला नोट कौन सा रह गया हमारा, वो हमारा 500 रुपये का नोट अब सबसे बड़ी वैल्यू के साथ रह गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत की कानून प्रक्रिया से बचने को रोकने के लिए उपाय प्रदान करना है। सर आप सभी को पता होगा, एक तो हमारा नीरव मोदी और एक वो विजय माल्या फेमस केस दोनों के, उसके बाद ये कानून लाया गया। साथ ही यहाँ से बहुत सारे लोन वगैरह लेते थे और फिर क्या करते थे, डायरेक्ट विदेश भाग जाते हैं। तो उससे रोकने के लिए कि कोई आदमी भारत की कानून प्रक्रिया से बचकर विदेश ना भाग पाए, उसके लिए कौन सा अधिनियम लाया गया है। तो फर्स्ट विकल्प है विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, दूसरा है आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, तीसरा है भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015 और फोर्थ है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो साथियों वो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लाया गया है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे लूटपाट या बैंक करप्सी करके भारत से नहीं भाग सके। तो विकल्प हमारा जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया, तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको रीजनिंग वाले सेशन में ही देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो यानी कि फर्स्ट आम चुनाव हुए थे हमारे देश में उस समय। तो फर्स्ट विकल्प है 1949 में, दूसरा है 1955 में, तीसरा है 1952 में और फोर्थ है 1950 में। तो करेक्ट आंसर है 1952 में। 1952 में साथियों पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। निर्वाचित का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जहाँ जनता ने उसको चुना था। इसके पहले 1947 में क्या है, वो अंतरिम सरकार थी। क्या थी, अंतरिम सरकार थी। तो पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, तो आई थी 1952 के समय में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल फिलहाल में मई अप्रैल में फिर से हमारे यहाँ सॉरी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था। कौन था, ATK था, जो स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो ATK कहाँ का फुटबॉल क्लब ये हमें बताना है। तो फर्स्ट विकल्प है कोलकाता का, दूसरा है बेंगलोर का, तीसरा है चेन्नई का और फोर्थ है मुंबई का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता का। हाँ कोलकाता का। तो हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था। तो ये किसका क्लब है, तो कोलकाता का क्लब है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता किसकी राजधानी है, तो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है, गोपिका वर्मा ने के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो भरतनाट्यम के लिए जीता था, दूसरा है फिर ओडिशी के लिए, तीसरा है मणिपुरी के लिए और फोर्थ है मोहिनी अट्टम के लिए। तो साथियों जो ये गोपिका वर्मा जी हैं, इन्होंने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मोहिनी अट्टम के लिए जीता। किसके लिए, मोहिनी अट्टम के लिए जीता। और आपको फिर बता दूं SSC GD में आर्ट एंड कल्चर GK में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको SSC GD में GK जिसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। साथियों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2023 के एग्जाम में इन्होंने 2018 का करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन पूछा है। तो आप आर्ट एंड कल्चर में ना 2015 से ही लगातार उसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा SSC GD आपसे पूछता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हुए। वहाँ वे किसे कहा जा रहा है, यानी कि वे व्यक्ति कौन थे। तो फर्स्ट है केशव चंद्र सेन, दूसरे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरे हैं महात्मा गांधी और फोर्थ है स्वामी विवेकानंद। तो साथियों वे थे स्वामी विवेकानंद। क्या थे, स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका में जाकर तहलका मचा दिया था। विश्व धर्म संसद में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों से उन्होंने भाषण की शुरुआत करी थी। तो वो कौन थे, तो वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, तो जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है, वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी वेल नोन पर्सन है, हर कोई जानता है, नोटों में फोटो है, बापू भी इनको बोलते हैं, राष्ट्रपिता की भी उपाधि है। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और क्या ही इनके बारे में बात करें हम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। तो साथियों यह हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। इसमें हमने आज 18 प्रश्न डिस्कस किए, क्योंकि एक इंग्लिश लैंग्वेज में डल गया था तो मैंने देखा नहीं, फिर एक हमारा रीजनिंग वाला डल गया था तो उसको भी मैंने नहीं देखा। अब आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कितने सही निकले ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।